हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन द सेकंड एपिसोड ऑफ पूछोगे तो जानोगे, प्रेजेंटेड बाय भारत होम्योपैथी। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम अपने हर एपिसोड में भारत होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे सभी आपके सवालों के जवाब डायरेक्ट उनसे। तो चलिए आज स्वागत करते हैं हम डॉक्टर हिमांशु पराशर का, जिनसे आज हम आपसे जुड़े सभी सवाल, सभी जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। बढ़िया सर। सर, आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते जी। हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस समस्या से जुड़े हुए हैं, वो सब जानना चाहते हैं। सो सर, एक सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पर्म काउंट के इश्यूज़ हैं, ये स्पर्म काउंट है क्या, होता क्या है और ये इश्यूज़ पैदा ही क्यों होते हैं? वेल देखिए, स्पर्म काउंट आजकल काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है। अगर आपके शरीर में स्पर्म काउंट थोड़ा कम भी है, तो ये कोई इश्यू नहीं है। मैटर ये करता है कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कैसी है। अगर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी आपकी सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेबी कंसीव करने में। तो असल में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पर्म की क्वालिटी है, वो कैसी है? उसके साथ-साथ हमें फिर ये मैटर करता है कि उसकी काउंट कितना है और काउंट कितना नहीं। हाँ, स्पर्म की क्वालिटी मैटर करती है। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है? हेड होता है, टेल है और फिर मिडल पीस है। तो आपका हेड, टेल और मिडल पीस सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात है, आपकी मोटिलिटी भी सही होनी चाहिए। मोटिलिटी यानी कि स्पर्म किस स्पीड से मूव कर रहा है। अब जब आप अपनी पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, तो स्पर्म जब रिलीज होता है फीमेल के वजाइना में, तो वो किस स्पीड से जा रहा है। अगर आपके स्पर्म की स्पीड कम है, तो वो आगे जाके फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि स्पर्म बीच में ही डेड हो जाएगा। अगर फीमेल एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो बेबी कंसीव करने में दिक्कत आती है। ओके, तो स्पर्म काउंट के साथ साथ आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ओके। और सर, इसी के साथ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों का अक्सर रहता है कि क्या मस्टरबेशन करने से ऐसा पॉसिबल है कि स्पर्म काउंट लो हो जाता है? देखिए, मास्टरबेशन आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। इवन स्कूल में भी बच्चे डिस्कस करते हैं कि सर मास्टरबेशन क्या है? इनिशियली उनको पता नहीं होता। मास्टरबेशन सम टाइम इज़ हेल्दी, बट अगर आप मास्टरबेशन रेगुलर कर रहे हैं, दिन में 3-4 बार करते हैं, तो वो अनहेल्दी है। मास्टरबेशन अगर 3-4 बार आप कर रहे हैं, तो आपका स्पर्म बॉडी से बाहर जा रहा है। जब स्पर्म बार-बार बॉडी से बाहर जा रहा है, तो उसको बनने में भी कुछ टाइम लगता है। अब आप बार-बार स्पर्म बाहर निकाल रहे हैं और आपकी बॉडी में स्पर्म उस स्पीड से बन नहीं रहा, तो जब आप स्पर्म का टेस्ट कराते हैं, तो आपका स्पर्म काउंट कम आता है। इसीलिए अगर आप मास्टरबेशन कभी-कभी करते हैं या वीक में कर रहे हैं, तो उससे आपका स्पर्म काउंट कम नहीं होगा। और ओके, कई बार लोग ये गलती करते हैं, जैसे यंगस्टर्स हो गए या फिर 22-23 साल के लड़के, कि रेगुलर पॉर्न वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसकी वजह से उनको मास्टरबेशन की आदत लग जाती है। राइट। तो वही किसी चीज़ की आदत बुरी है। अब आपको अगर मास्टरबेशन की आदत लग गई है, तो वो आपको खुद सही करनी है, ताकि आपकी बॉडी में जो स्पर्म बन रहा है, वो बॉडी के अंदर है। अब आप उसको मास्टरबेशन करके निकालोगे, तो फिर बेबी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। ओके। सर, ये काफ़ी आपने अच्छा समझाया और आई होप हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आई होगी इससे। एक और क्वेश्चन है कि अभी आपने यहाँ पे बताया कि जितना मतलब जिस स्पीड से बन रहा है, अगर हम उससे जल्दी ज़्यादा स्पीड से उसे इजैकुलेट करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, जी। तो वो नुकसानदायक है। तो सर, क्या मतलब ये प्रोसेस क्या होता है? कितने टाइम में स्पर्म काउंट बनता है? क्या ये साइकिल होती है? कुछ इसके बारे में बताएँ। स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्पर्म बनने में मेन रोल आपके अंडकोश का होता है। अब ए हेल्दी स्पर्म बनने में लगभग 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा, अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आप 2.5 महीने में आपका स्पर्म बन रहा है, मिलियंस में बनते हैं, लेकिन आप उसको निकाल भी तो रहे हो, उससे ज़्यादा स्पीड से निकाल रहे हो। तो राइट। आपका आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, जिस वजह से आपके शरीर में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ओके, तो जो स्पर्म काउंट बनता है वो मिलियंस में बनता है और जैसे कोई इजैकुलेट करता है, मास्टरबेट हाँ, करता है, तो तो ऑन एन एवरेज कितना इजैकुलेट होता है? डिपेंड करता है। जैसे अब मान लो कोई स्पर्म टेस्ट कराने जाता है, तो 1.5 एमएल से 3 एमएल तक वो डिस्चार्ज होता है। ओके, ठीक है? अब उसके बाद उसमें फिर कितना स्पर्म काउंट है, वो सारी फिर आपकी रिपोर्ट में रिपोर्ट आती में। है डिटेल्स में। ओके। सर, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, बल्कि ये काफ़ी सीरियस क्वेश्चंस में हम इसको काउंट करते हैं कि क्या स्पर्म काउंट कम होने से
बेबी कंसीव हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, डिपेंड करता है। स्पर्म काउंट ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ-साथ आपके स्पर्म की क्वालिटी सही होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका स्पर्म काउंट कम है, लेकिन उनका बेबी कंसीव हो चुका है, क्योंकि उनकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी काफ़ी अच्छी थी। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हेड ठीक है, कोई इसमें एब्नॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है, उसका टेल सही है, बीच में जो मिडल पार्ट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है आगे मूवमेंट के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और सारी चीज़ें ठीक है तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ठीक है। वहीं अगर बात करें दूसरी चीज़ की, वो है मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी में अगर आपका स्पर्म ज़्यादा इमोटाइल है यानी कि डेड स्पर्म है, तो उसकी क्वालिटी ख़राब है, फिर बेबी कंसीव हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हैं अपनी पार्टनर के साथ, जब आप इजैकुलेट करते हैं तो उनके जो जेनिटेलिया में जो स्पर्म जाता है फीमेल के, वो अच्छे से एग तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच रास्ते में ही वो डेड हो जाएगा, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके। इसीलिए स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़रूरी है। तो मतलब ऐसा देखा जाता है या ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें लो स्पर्म काउंट होने के बावजूद भी बेबी कंसीव हो सकता है, राइट? आ, कह सकते हैं हम ऐसा कि अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो चांसेस हैं बेबी कंसीव होने के। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू डॉक्टर, ये भी बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन है जो स्पर्म काउंट से जैसे हम नाम लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है कि वेरिकोसील की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेरिकोसील के जितने भी पेशेंट देखे जाते हैं जी। तो उनको वेरिकोसील होने के बाद उनका जो स्पर्म काउंट है वो लो क्यों हो जाता है? देखिए, वेरिकोसील एक बहुत वास्ट बीमारी है। हम्म, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उसके होने के। अब उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी जो वॉल्स होती है उस वो वीक हो जाती है। अब वॉल्स वीक होने की वजह से क्या है कि आपका ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है वेरिकोसील में। अब वो इकट्ठा होने के लिए जब ब्लड आपका एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक बार जब आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपका स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से डेड हो जाते हैं। और हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी आपका स्पर्म हेल्दी प्रोड्यूस होगा। वेरिकोसील में टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके टेस्टिकल का, वहीं आपके टेस्टिकल अफेक्टेड है, उस वजह से क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम सीक्रेट होता है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम सीक्रेट होता है तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का उसमें मेन रोल है। अब अगर स्पर्म नहीं बन रहा तो बॉडी से बाहर स्पर्म आएगा नहीं। तो अगर आप रिपोर्ट कराते हैं, आप वेरिकोसील पेशेंट है, तो आपका स्पर्म काउंट कम आता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर 10 पेशेंट को वेरिकोसील है तो उसमें से 3 या 4 पेशेंट का स्पर्म काउंट कम ज़रूर होता है। यानी कि 30 से 40% पेशेंट वेरिकोसील के साथ साथ लो स्पर्म काउंट के भी होते हैं। ओके। तो क्या ऐसा मुमकिन है या क्या सच में ऐसा होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है और हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है वो हमारे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और इवन स्पर्म काउंट को इम्पैक्ट करती हैं? हाँ, जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम आगे जाके कितना हेल्दी रहने वाले हैं, बिना दवाइयों के कितने टाइम तक रह सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम जाता है, ओके। क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन होती है, निकोटीन आपके स्पर्म के लिए काफ़ी हानिकारक है। वहीं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे या खुली हवा में साँस नहीं ले रहे, जैसे कि आजकल मैंने देखा है पेशेंट में कि वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि बिल्कुल काम नहीं करते, घर पे रहते हैं, आराम से जी रहे हैं, तो उनका स्पर्म काउंट कम जाता है। लाइफ़स्टाइल में सबसे मेन रोल आपके स्लीप का भी आता है। आजकल की लाइफ़स्टाइल जितनी भी है, हर कोई रात भर फ़ोन चलाता है, ठीक है? या फिर लैपटॉप में काम करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आपको हल्का-हल्का स्ट्रेस जैसा फ़ील होता है। अब उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ओके। ठीक है, अब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। अब एक बार कॉर्टिसोल बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, आपका ऑटोमेटिकली स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल होना ज़रूरी है। ओके। तो तो बहुत सारे जो हमने आपसे सवाल पूछे, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन एक और यहाँ पे सवाल आता है, सेम वही कि जैसे ही हम बात करते हैं स्पर्म की, स्पर्म काउंट की, तो एक समस्या का नाम आता है जिसका नाम है एजोस्पर्मिया यानी नील स्पर्म काउंट। सर क्या ये
ठीक की जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो कितने % और कैसे? देखिए, एज़ोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं एज़ अ डॉक्टर किसी पेशेंट को अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे सकता हूँ, लेकिन अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं खा रहे या जो भारत होम्योपैथी में हम डाइट चार्ट देते हैं, जो एक्सरसाइजेस बताते हैं, अगर वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो एज़ोस्पर्मिया क्या, आप नॉर्मल बीमारी भी ले लो वो भी उनका ठीक नहीं होगा। राइट। ठीक है? लेकिन हाँ, ये है एज़ोस्पर्मिया का इम्प्रूवमेंट है, अच्छा रिज़ल्ट भी है होम्योपैथी में। अगर पेशेंट चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, तो बिल्कुल उनका एज़ोस्पर्मिया जो निल स्पर्म काउंट आपने बताया, वो इम्प्रूव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से उनका 50 मिलियन हो जाएगा या 60 मिलियन, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, उनका ये है कि 1 मिलियन, 5 मिलियन धीरे-धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे अभी आपने बोला कि होम्योपैथिक जी, अगर आप जी। ट्रीटमेंट लेते हो, सर ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों, और बाकी में क्या ऐसा डिफरेंस है कि होम्योपैथिक में इतना मतलब आप श्योरिटी से कह पा रहे हैं कि रिजल्ट दे पाते हैं हम? देखिए, बाकी पैथीज़ भी अच्छी है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है, बाकी पैथीज़ के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन होम्योपैथी का मुझे एक्सपीरियंस है। ओके। मैंने पेशेंट जो देखे हैं वो ठीक हुए हैं। तो होम्योपैथी इसीलिए क्योंकि सबसे मेन चीज़ है होम्योपैथी में केस टेकिंग। अब किसी भी पेशेंट का अगर हम आधे घंटे तक केस लेते हैं, अच्छे से उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, कितने घंटे सोते हैं। जैसा कि ये सब चीज़ें मैंने बताया आपको पहले ही कि स्पर्म काउंट कम होने की वजह होती है। राइट। तो अब हमें पता चल गया। उसके बाद मुझे टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स मिल गए कि मेन सिम्पटम्स क्या है। उस बेस पे फिर मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट की मेडिसिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जाती है। ओके। कस्टमाइज़ जाती है। अब उससे ये है कि उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है और उनका जो एज़ोस्पर्मिया है, होम्योपैथी से अगर उनका स्पर्म काउंट कम है मान लीजिए, तो वो परमानेंटली ठीक हो सकता है। एक बार अगर बढ़ गया, तो फिर धीरे-धीरे कम नहीं होगा, वो फिर 50-60 साल के बाद जो एक प्रोसेस है उसके बाद ही कम होगा। लेकिन एलोपैथी में ये है कि मान लो आपने मेडिसिन ली, आपका स्पर्म काउंट बढ़ गया, आपने दवाई छोड़ी, स्पर्म काउंट कम हो गया, ओके। तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जस्ट फॉर द टाइमिंग है, जब तक मेडिसिन लिया वी गेट द रिजल्ट, और जैसे ही हुआ तो वहाँ रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो उसके शायद रूट कॉज पे काम नहीं करता। हाँ, स्पर्म के केस में ऐसा होता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, तो आपके एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको आईवीएफ सजेशन किया होगा कि आप आईवीएफ करवा लो, इसके थ्रू आप बेबी डिलीवर करवा लो, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे यही होता है कि बच्चा हमें अपना चाहिए और प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो वही बात है कि आईवीएफ कोई सॉल्यूशन नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन से आपका स्पर्म काउंट बढ़ सकता है और साथ में उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है, परमानेंट क्योर है, लाइफ में कभी आपको ये दिक्कत दोबारा आएगी ही नहीं, तो क्यों ना होम्योपैथी? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि एक्चुअली इंडिया में क्या शायद हर जगह हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उनका अपना एक बेबी हो, अपनी संतान जी, हो, जी। और अगर ऐसा पॉसिबल है विदाउट आईवीएफ तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, जिसके लिए हर कोई एटलीस्ट अपने आप को ट्राई जरूर देना चाहेगा, और एक मौका जरूर देना चाहेगा। बिल्कुल, और आईवीएफ में ये भी है ना कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। राइट। होम्योपैथी कॉस्ट इफेक्टिव है। नाइस। आपके उतने लाखों रुपए नहीं लगते और हम्म। आपका बेबी कंसीव हो जाता है। आजकल सबसे बड़ी चीज़ है संतान। राइट। वो अगर आपके पास है तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बिल्कुल। सो गाइज़ आई होप यहाँ तक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि आपका कॉस्ट बहुत कम लगता है, आपका जो रूट कॉज़ है वो खत्म होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एंड द बेस्ट पार्ट अभी जो हमें पता लगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज़ एलोपैथी का जैसे हम नाम लेते हैं तो वहाँ स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम शायद जानते भी नहीं है लेकिन बाद में फेस करना पड़ता है। हाँ, वही मेन वही है कि अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें। ये नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी ले रहे हैं। राइट, राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, बहुत अच्छे से आज आपने क्लियर किया, हमें काफ़ी अच्छे से समझ आया। सो गाइज मैं आशा करता हूँ जितनी भी अभी हमने बातें की हैं ये सारी आपको क्लियर हुई होंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके सवाल हैं, आप अपने सवाल लगातार हमें कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट सेशन में, हमारे 3rd एपिसोड में हम मिलेंगे भारत होम्योपैथी के एक और स्पेशलिस्ट से अपने सेम शो यानी पूछोगे तो जानोगे, प्रेजेंटेड बाय भारत होम्योपैथी।